Hello everyone, a very warm welcome to you all once again. So students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ये शॉर्ट सीरीज में हम वन बाय वन एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग को कर चुके हैं और साथ ही साथ वैदिक सिविलाइजेशन के संस्कार और यज्ञ वाले टॉपिक को भी हमने देखा था. अब हम स्टूडेंट्स आज कर रहे होंगे रणजीत सिंह का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप कहते हैं सैन्य प्रशासन रणजीत सिंह. ठीक है, तो रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन, रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन, ये हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स आज का. अब आप लोगों के माइंड में काफी आ रहा होगा कि मैम सैन्य प्रशासन ही क्यों, ऐसे तो हमें रणजीत सिंह के सारे फैक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है. बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रणजीत सिंह वाले टॉपिक को हम जब भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो केंद्रीय प्रशासन था यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि प्रांतीय प्रशासन था, फिर इसके अलावा कुछ अन्य जो डिविजन्स होते हैं आपके प्रशासन के या एडमिनिस्ट्रेशन के या जो अन्य विशेषताएं हैं या जो दूसरे पहलू हैं उन्हें भी हमें कवर करना पड़ता है. बट स्टूडेंट्स, रणजीत सिंह का जो सैन्य प्रशासन है वो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है. कहा जाता है कि रणजीत सिंह का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एक्सेप्शनल था. ठीक है, एकदम एक्सेप्शनल यानी विशेष तौर पर उल्लेखनीय है. ऐसे तो ओवरऑल हमें पूरा ही एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ता है, जो कि हम हमारी क्लासेस में पढ़ते भी हैं, बट सबसे खास या सबसे बड़ी विशेषता जो मानी जाती है वो रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन की मानी जाती है. और यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रणजीत सिंह की जो सैन्य व्यवस्था है स्टूडेंट्स वो सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन मानी जाती है. सबसे ज्यादा बेहतरीन यानी एक तरीके से एक्सेलेंट मानी जाती है इसकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. सीधी सी बात है, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग पढ़ा था, एक्सेप्शनल था. ठीक है, टाउन प्लानिंग आपको पता था कि टाउन्स जो थे वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे. ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स रणजीत सिंह की जो सेना थी उसके भी उसने दो डिविजन्स जो थे वो बना करके रखे थे. एक था फौज ए आम और एक था फौज ए आम और एक था स्टूडेंट्स फौज ए बेकवायद. ठीक है, तो दो डिवीजन. सबसे पहले तो चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि डिवीजन था यानी कि क्लासिफिकेशन था यानी विभाजन था. मतलब हम रणजीत सिंह की सेना की जब हम बात करते हैं, रणजीत सिंह की सेना कि जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सीधे तौर पे क्या पता होना चाहिए, सीधे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि दो डिविजन्स हमें रणजीत सिंह की सेना के देखने के लिए मिलते हैं. कौन कौन से दो डिविजन्स मैम? तो देखिए, एक हो जाएगा स्टूडेंट्स फौज, एक हो जाएगा आपका फौज ए आम. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक जो डिवीजन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फौज ए आम. क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? ये कहलाएगा आपका फौज ए आम. अब फौज ए आम, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम से समझ में आ रहा है, आम मतलब ये नियमित सेना होती थी, जो उसकी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती थी. ठीक है, जो रेगुलर आर्मी हम कह सकते हैं. तो फौज ए आम होती क्या थी स्टूडेंट्स? तो ये इसकी नियमित सेना हुआ करती थी. क्या हुआ करती थी? ये इसकी नियमित सेना हुआ करती थी, जिसे आप लोग इंग्लिश में रेगुलर आर्मी कह सकते हो. क्या कह सकते हो इंग्लिश में स्टूडेंट्स? रेगुलर आर्मी कह सकते हो. तो एक डिवीजन होता था ये इसका आपका फौज ए आम. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं दूसरे डिवीजन की स्टूडेंट्स, तो दूसरा डिवीजन हो जाएगा आपका, देखिए, फौज ए बे कवायद. ठीक है, फौज ए बे कवायद, बेकवायद या बेकवायद भी कहा जाता है. ये जो रहती थी स्टूडेंट्स, ये इसकी रणजीत सिंह की इररेगुलर आर्मी रहती थी.
कैसी रहती थी स्टूडेंट्स? रणजीत सिंह की ये इरेगुलर आर्मी रहती थी, मतलब कि अनियमित सेना होती थी। अब नियमित सेना और अनियमित सेना में डिफरेंस क्या हो जाएगा मैम? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों को कई बार मैंने फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, पहले भी यूट्यूब क्लासेस में। मैं जब भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाती थी या जब भी गुप्तास को पढ़ाती थी, मैंने कई बार आपको फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया है कि कई बार क्या होता था कि जो राजा थे वो अपनी खुद की सैनिक टुकड़ी परमानेंट वाली तो रखते थे, लेकिन कई बार क्या करते थे, वो अपने सामंतों से जो सैन्य टुकड़ियां हैं वो जरूरत के समय में बुलवा लिया करते थे। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स रणजीत सिंह की एक जो हमेशा एक उसकी स्टैंडिंग आर्मी होती थी, हमेशा की एक जो नियमित सेना उसके पास मेंटेन होती थी, उसे वो कहता था फौजे आम। लेकिन एक होती थी स्टूडेंट्स फौज ए बेकवायद, तो फौज ए बेकवायद उसकी अनियमित सेना होती थी, मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो उस सैन्य टुकड़ियों को अलग अलग मिसलदारों से बुलवाया करता था। कभी भी आपने नॉर्मल अगर सिख एम्पायर को पढ़ा हो तो आप लोगों ने मिसल जरूर सुने होंगे कि किस प्रकार से अलग अलग मिसलों में बटा हुआ रहता था साम्राज्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा भंगी मिसल, आपने सुना होगा सुकर चकिया मिसल, ठीक है। तो इसी मिसल से एक शब्द निकल कर आया मीजलदार, और एक होते थे घोरचरा खास। तो ये दोनों जो डिविजन्स हैं वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सिंपल है, एकदम आसान भाषा में और एकदम सरलता से हमें सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। हमने देखा कि रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन को हम अलग से हमारे वन शॉट सीरीज में इसलिए कवर कर रहे हैं सो दैट आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे निश्चित रूप से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो हमने देखा कि इसके दो डिविजन्स हो जाएंगे। जो रणजीत सिंह की नियमित सेना होती थी उसे कहा जाता था फौज ए आम, और एक जो उसकी अनियमित सेना होती थी, इरेगुलर आर्मी होती थी, उसे कहा जाता था फौज ए बेकवायद, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इसके भी दो डिविजन्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे दो डिविजन्स देखने के लिए मिलेंगे? एक होते थे स्टूडेंट्स घोरचरा खास, इसे हिंदी में घुड़चरा खास भी लिखा जाता है, घुड़चरा खास भी लिखा जाता है। और एक बुलवाते थे ये लोग मीसलदार से, मीसलदार, ठीक है। तो ये दो डिविजन्स है। अब देखो घोरचरा खास और मीसलदार, तो मीसलदार में मैंने आपको बताया ना कि ये अलग अलग मीसलदार होते थे, वो जरूरत पड़ने पर अपनी सेना जो है वो सप्लाई करते थे किसको? रणजीत सिंह को। इसके अलावा स्टूडेंट्स घोरचरा खास या घुड़चरा खास में घुड़सवार, घुड़ जो है मतलब हॉर्स कैवलरी जो है वो वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक चीज याद रखना कि जो ये इरेगुलर आर्मी होती थी इसमें मुख्य रूप से कैवलरी हुआ करती थी, यानी मुख्य रूप से घुड़सवार सेना ही हुआ करती थी। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब हम इस वाले डिवीजन की बात करते हैं फौज ए बेकवायद, जब हम इस डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर मुख्य रूप से घुड़सवार हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स? मुख्य रूप से घुड़सवार हुआ करते थे, यानी मेनली इट कंसिस्ट्स ऑफ कैवलरी, घुड़सवार ही। कहने का मतलब ये है कि घुड़चरा खास और जो मीसलदार होते थे वो जरूरत पड़ने पर रणजीत सिंह को अपनी सैन्य टुकड़ी जो भेजा करते थे तो उसमें मेनली घुड़सवार ही होते थे, मेनली कैवलरी मैन ही होते थे। लेकिन स्टूडेंट्स जब मैं बात करती हूँ फौजे आम की, जो कि रणजीत सिंह की रेगुलर आर्मी यानी कि जो कि रणजीत सिंह की नियमित सेना हुआ करती थी, उसमें तीन डिविजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन कौन से तीन डिविजन्स मैम? तो देखो यहाँ पर जो तीन डिविजन्स देखने के लिए मिलेंगे इसमें आपको इन्फेंट्री भी देखने के लिए मिलेगा, इन्फेंट्री जिसे आप लोग कहते हो पैदल सेना। फिर आपको कैवलरी भी देखने के लिए मिलेगा, कैवलरी जिसे आप कहते हो घुड़सवार सेना। क्या कहते हो स्टूडेंट्स? घुड़सवार सेना। और एक आपको देखने के लिए मिलेगी स्टूडेंट्स आर्टिलरी, आर्टिलरी यानी कि तोपखाना, आर्टिलरी यानी कि क्या हो जाएगा? तोपखाना। तो देखो जब हमने नियमित सेना फौजे आम की बात की तो हमने इन्फेंट्री की बात की, हमने कैवलरी की बात की, हमने आर्टिलरी यानी तोपखाने की बात की। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह का जो पूरी जो उसकी सेना थी या उसका जो पूरा सैन्य प्रशासन था वो इस प्रकार से बटा हुआ था। अब सबसे बड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हो जाएगा उसका तोपखाना, ठीक है। तोपखाने की जब हम बात करते हैं तो अगेन ये रणजीत सिंह की सेना का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। इस पे इसने बहुत डिटेल में काम करना शुरू कर दिया था 1810 से। तो अगले पॉइंट पे स्टूडेंट्स मतलब
अन्य विशेषताओं में आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं, अदर स्पेशलिटीज या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे बड़ी विशेषता है तोपखाना। तोपखाना जिसे इंग्लिश में आप आर्टिलरी भी कह सकते हो, जिसे इंग्लिश में आप कैनन्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स? जिसे इंग्लिश में आप कैनन्स भी कह सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, तोपखाना, आर्टिलरी या कैनन्स। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स की यहाँ पर सबसे ज्यादा अत्यधिक बल, आप कह सकते हो कि रणजीत सिंह ने जो अत्यधिक बल दिया, यानी सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो दिया, वो रणजीत सिंह ने किस पे दिया? आर्टिलरी या कैनन्स पे दिया। किस पे दिया स्टूडेंट्स? आर्टिलरी या कैनन्स पे दिया सबसे अधिक बल। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम रणजीत सिंह के पूरे पंजाब के साम्राज्य की बात करते हैं, तो जो राजनीतिक राजधानी होती थी वो लाहौर हुआ करती थी, पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर। लाहौर क्या होती थी? मेनली पॉलिटिकल कैपिटल यानी राजनीतिक राजधानी होती थी। और अमृतसर, अमृतसर जो थी स्टूडेंट्स, वो इनकी रिलीजियस कैपिटल यानी कि धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? धार्मिक राजधानी हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ दोनों में ही, इन दोनों प्रमुख नगरों में ही, देखो लाहौर क्या हो जाएगी? पॉलिटिकल कैपिटल, हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? राजनीतिक राजधानी। और अमृतसर क्या हो जाएगी? रिलीजियस कैपिटल, हिंदी में हम क्या कहेंगे? धार्मिक राजधानी कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कहा जाता है कि जो तोप गोले होते थे, तोप गोले, बारूद वगैरह, इन सब के लिए कारखाने स्टैब्लिश किए थे रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर दोनों में। ठीक है, तो लाहौर और अमृतसर दोनों जगहों में, ठीक है, बारूद, मेनली तोपे या ये जो गोले रहते थे जो आपके तोप से चलाए जाते हैं, बारूद वाले, ठीक है, तो गोलों का कारखाना इसने स्थापित किया था, कारखाना स्थापित किया था। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स इंग्लिश में यहाँ पे इसने क्या किया? ही स्टैब्लिश्ड, मतलब रणजीत सिंह ने इतना ज्यादा बल दिया कि ही स्टैब्लिश्ड कारखाना, मतलब फैक्ट्रीज। किसके कारखाने बनवाए? कैनन के, कैनन्स या आर्टिलरीज, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? बेसिकली आपका गन पाउडर। ठीक है, इंग्लिश में बारूद को गन पाउडर, इन सब के तोपखाने इसने मतलब पूरे जो कारखाने थे तोपों के, वो इसने स्टैब्लिश किए। फिर मैंने आपको बताया कि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया स्टूडेंट्स की, ये क्या करता है? 1810 से और ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर देगा। किसमें? तोपखाना में। कैसे ध्यान देना शुरू करेगा मैम? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हम 1810 इस वर्ष की बात करते, 1810 की जब हम बात करते, तो रणजीत सिंह क्या करता है? एक तोपखाना ए दरोगा की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? तोपखाना ए दरोगा, तोपखाना ए दरोगा की नियुक्ति करता है। तोपखाना ए दरोगा की नियुक्ति करता है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ तोपखाना ए दरोगा, अपॉइंटमेंट ऑफ तोपखाना ए दरोगा। अब ये क्या है मैम? तोपखाना ए दरोगा। स्टूडेंट्स ये प्रॉपरली एक इसने ऐसा अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया, तोपखाना ए दरोगा, और इसके अंडर में भी बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स बनाए। कैसे डिविजन्स बनाए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, जो कि आमतौर पे आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, और ये वो फैक्ट्स है जहां पर आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इससे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बनता ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत ही सरलतम तरीके से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बता रही हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तोपखाना ए दरोगा की जो नियुक्ति है वो रणजीत सिंह करता है, और इसके अंडर में सेपरेट कर देता है तोपखानों को। कैसे सेपरेट करता है मैम? तो तोपखाने मतलब बेसिकली आर्टिलरी कैनन्स में बड़ी बड़ी बंदूकें हुआ करती थी। अब बंदूकें जो हैं, जो तोपखाने हैं, वो कैमल्स यानी ऊंटों के द्वारा चलाई जा सकती है, या तो बुलक्स यानी जो आपके बैल होते हैं उनके द्वारा खींची जा सकती है, या तो आपके हाथियों के द्वारा खींची जा सकती है, या तो आपके घोड़ों के द्वारा खींची जा सकती है। ये 4 डिविजन्स बना दिए किसने? रणजीत सिंह ने, और इसके अलग अलग नाम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सबसे पहला यहाँ पर आप लोग देखो,
सबसे पहला हो जाएगा तोपखाना ए फीली, तोपखाना, तोपखाना ए फीली, तोपखाना ए फीली। देखो फीली या पीली दोनों में से कोई भी वर्ड आए आप समझ जाना, अभी मैं इसकी मीनिंग्स भी बताती हूँ आपको। तोपखाना ए फीली या पीली। एक हो जाएगा आपका तोपखाना ए अस्पी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक हो जाएगा आपका तोपखाना ए अस्पी, तोपखाना ए अस्पी, ठीक है। फिर तोपखाना ए अस्पी। एक हो जाएगा आपका गवी तोपखाना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक हो जाएगा आपका गवी तोपखाना, गवी, गवी तोपखाना, GAVI। एक हो जाएगा आपका क्या? गवी तोपखाना। और एक हो जाएगा स्टूडेंट्स तोपखाना ए शतुर, शतुर या जैसे जम्बूरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्बूरक भी कहा जाता है। तो ये तीन हो गए और यहाँ हम चौथा लिख लेते हैं जम्बूरक, जम्बूरक या शुतर, शुतर तोपखाना। अब देखिए अभी आपको नाम कठिन लग रहे हैं क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं। जब हम लोग भी पढ़ते थे, पहली बार देखते थे तो नाम कठिन लगते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको 2-3 बार देखोगे या नोट करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमने देखा तोपखाना। अब तोपखाना नहीं लिखते, सीधे सीधे कीवर्ड्स लिखते जाते, ठीक है, समय बचेगा। तोपखाना ए फीली, तोपखाना ए फीली, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, तोपखाना ए फीली का मतलब होता है हाथियों का तोपखाना। क्या मतलब होता है? तोपखाना ए फीली या तोपखाना ए पीली वो डिपार्टमेंट होता था जिसमें बेसिकली जो बड़ी बड़ी बंदूकें हैं वो या बड़े बड़े जो तोपखाने हैं या गन्स हैं वो हाथियों के द्वारा खींचे जाते थे, हाथियों के ऊपर उन्हें रख के चलाया जाता था, ठीक है। तो तोपखाना ए फीली क्या हो जाएगा? हाथियों, हाथियों का तोपखाना, हाथियों का तोपखाना। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो एलिफेंट ड्रिवन कैनन्स, एलिफेंट ड्रिवन मतलब जो कैनन्स या जो बंदूकें या जो आर्टिलरी हम चला रहे हैं वो किनके द्वारा खींचे जा रहे हैं? एलिफेंट्स के द्वारा। फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमने देखा तोपखाना ए अस्पी। सेकेंड नंबर पे हमने क्या देखा? तोपखाना ए अस्पी। तो अस्पी को सीधे लर्न करना अश्व से, अश्व से मतलब घोड़ों या अश्वों का जो तोपखाना है, घोड़ों या अश्वों का तोपखाना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हॉर्स ड्रिवन कैनन्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हॉर्स ड्रिवन कैनन्स। क्या हो जाएगा? हॉर्स ड्रिवन कैनन्स। फिर हमने क्या देखा? फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स गवी तोपखाना, गवी तोपखाना ए गवी या जिसे आप सिंपली कह सकते हो गवी तोपखाना। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मतलब बैलों का तोपखाना। इसे आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स? तो इसे आप कहोगे बैलों का, बैलों का तोपखाना। मतलब बैलों का तोपखाना मतलब ये हो जाएगा आपका बुलक, बुलक ड्रिवन कैनन्स, बुलक ड्रिवन, बुलक ड्रिवन कैनन्स, ठीक है। और डी जो हमने देखा तोपखाना ए शूटर। देखो शूटर भी कहते हैं, शूत्री भी कहते हैं, शूत्री, या इसे स्टूडेंट्स आप लोग कह सकते हो जम्बूरक, जम्बूरक। तो ये क्या होता है मैम? तो जम्बूरक या शूत्री किसको कह रहे हैं? ऊंटों को कह रहे हैं, ऊंटों को कह रहे हैं। तो ये याद रखना, ऊंटों का तोपखाना, ऊंटों का तोपखाना मतलब कैमल ड्रिवन कैनन्स, कैमल ड्रिवन कैनन्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका कैमल ड्रिवन कैनन्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके 4 डिविजन्स जो कि तोपखाना ए दरोगा द्वारा स्थापित किए गए थे। तो देखो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो गवी बैल, अस्पी अश्व यानी घोड़े, शुत्री जम्बूरक यानी ऊंट, शुत्री जम्बूरक मतलब क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा, ठीक है। ऊंटों, ऊंटों का तोपखाना और मतलब कैमल ड्रिवन कैनन्स, और एलिफेंट्स वाले क्या कहलाएंगे? फीली या पीली। आई बात समझ में? तो ये हो गया क्या हमारा? ये हो गया तोपखाना ए दरोगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर या विशेषता जो देखने के लिए मिलेगी वो आपको तोपखानों की देखने के लिए मिलेगी। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहीं तक फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं तोपखाना पे? नहीं, ये क्या करेगा? एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाता है, मतलब और ज्यादा डेवलपमेंट्स करता जाता है। अब ये बनाएगा तोपखाना एक खास। पहले तो क्या था? तोपखाना ए दरोगा, उसके अंदर ये वाले पूरे डिविजन्स थे, ठीक है।
यहाँ पे देखो हमने देखा था क्या, तोपखाना वाले पॉइंट को हम स्पेसिफिकली देख रहे थे क्योंकि ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे हमने देखा तोपखाना ए दरोगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब आ जाएगा तोपखाना ए खास। ये स्पेसिफिकली रणजीत सिंह ने डिपार्टमेंट बनाया, तोपखाना ए खास। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? तोपखाना ए खास। तो तोपखाना ए खास का जो इसने विकास किया, मतलब एक तरीके से इस विभाग का गठन किया, तो तोपखाना एक खास विभाग का गठन, मतलब विभाग मतलब डिपार्टमेंट, ये किसके अंडर में किया स्टूडेंट्स? याद रखना, मियां गौस खान। किसके अंडर में? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, मियां गौस खान के नेतृत्व में, मियां गौस खान के नेतृत्व में। आई बात समझ में? मियां गौस खान के नेतृत्व में, मियां गौस खान, ठीक है, मियां गौस खान के नेतृत्व में इस विभाग को ये बनाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो पूरा तोपखाना है इसका बीच में पुनर्गठन भी किया जाता है। उसमें हमें एक कोट नामक एक अधिकारी का नाम देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, रणजीत सिंह का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन या सैन्य प्रशासन इसलिए भी फेमस है स्टूडेंट्स क्योंकि इसने बहुत सारे अलग अलग यूरोपियन ऑफिसर्स की मदद भी ली थी और इवन ये फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद भी बहुत प्रमुखता से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है कि एक जनरल कोट का नाम हमें देखने के लिए मिलता है और एक जनरल गार्डनर का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। इन दोनों के अंडर में क्या होता है, पूरा आर्टिलरी का जो ये पूरा इसका सेक्शन था, इसका पुनर्गठन किया जाता है, मतलब एक तरीके से पुनः संगठित किया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट बना लेते हैं या फिर नेक्स्ट पेज में इसको बना लेते हैं। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कर्नल कोट, सॉरी जनरल कोट और एक हो जाएगा कर्नल गार्डनर। ठीक है, जनरल कोट उनका नाम था, जनरल कोट और एक हो जाएगा कर्नल गार्डनर। ठीक है, आई बात समझ में? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या याद रखना है कि जनरल कोट और कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में इसका जो तोपखाना है वो पुनः संगठित किया जाता है। गार्डनर, ठीक है, गार्डनर के नेतृत्व में तोपखाने का आप लोग क्या लिख सकते हो, पुनः संगठन। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग? यहाँ लिख सकते हैं आप लोग पुनः संगठन, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिलरी या कैनन्स। ठीक है, पुनः संगठित हो जाएगी अंडर किसके अंडर में? कोर्ट के अंडर में और एक गार्डनर के अंडर में। ये इतनी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे अलग अलग हमको तोपों का नाम भी देखने के लिए मिलता है, मतलब जब रणजीत सिंह को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हमारी क्लासेस में भी, तो बहुत सारे तोपों का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एक फतेह जंग नामक तोप बहुत फेमस है। नश्तर जंग नामक तोप यानी आर्टिलरी या कैनन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा स्टूडेंट सूरजमुखी का नाम भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सूरजमुखी का नाम भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये भी क्या थी, तो ये सब तोप के नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो फतेह जंग, नश्तर जंग, सूरजमुखी, ये सब क्या थे, ये इसकी तोपों के नाम थे। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि पूरे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो तोपखाना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अब सबसे आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अगली विशेषता पे। 3 पॉइंट्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये हमने पूरा तोपों के रिस्पेक्ट में ही की है और तोपों के नाम भी मैंने आपको ओरली बता दिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगली विशेषता अगर हम देखें तो एक स्पेशल डिवीजन बनाया जाएगा आर्मी का, या एक स्पेशल विभाजन बनाया जाएगा आर्मी का, जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स फौज ए खास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फौज ए खास। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना है, हम अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फौज ए खास क्या होता था स्टूडेंट्स, ये रणजीत सिंह की, आप कह सकते हो कि ये रणजीत सिंह की विशेष आदर्श सेना हुआ करती थी। विशेष आदर्श सेना हुआ करती थी, जो कि ये एक फ्रेंच लीजन थी, मतलब
फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद लेकर इसे बनाया गया था स्टूडेंट्स। तो ये क्या थी, ये आप इसे कह सकते हो कि रणजीत सिंह की मॉडल ब्रिगेड। क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स, इसे आप कह सकते हो रणजीत सिंह की मॉडल ब्रिगेड। ठीक है, रणजीत सिंह मॉडल ब्रिगेड। तो एक मॉडल ब्रिगेड, एक आदर्श ब्रिगेड किसने बनाई स्टूडेंट्स, रणजीत सिंह के अंडर में एक विशेष डिवीजन बनाया गया जिसे कहा गया फौज ए खास। और ये किसके द्वारा बनाई गई, तो दो अधिकारियों के नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक फ्रांसीसी था, एक इटालियन था। जनरल वेंचुरा का नाम हमें देखने के लिए मिलता है और अलार्ड का नाम देखने के लिए मिलता है। तो फौज ए खास का जो पूरा ये संगठन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, बाय जनरल वेंचुरा ऐसे लिखा जाता है, कई बार इसे बंटूरा भी लिख दिया जाता है ना। हिंदी मीडियम में आप देखोगे तो थोड़ा स्पेलिंग्स का ऐसा हेरफेर हमें देखने के लिए मिलता है। जनरल वेंचुरा और एक हो जाएंगे अलार्ड, कौन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक हो जाएंगे अलार्ड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मैं आपको बता रही हूँ कि 1822 में, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अच्छा ईयर हमने नहीं लिखा, 1822 ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इन द ईयर 1822 1822 में एक विशेष आदर्श सेना रणजीत सिंह के द्वारा बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है फौज ए खास, जो एक फ्रेंच लीजन यानी फ्रांसीसी ब्रिगेड होती है। ये एक आदर्श ब्रिगेड के रूप में रणजीत सिंह के द्वारा बनाई जाएगी। और मेनली कौन इसको संगठित करेगा, तो दो ऑफिसर्स, जनरल वेंचुरा, जिसे बंटूरा वेंटूरा ऐसे हिंदी में स्पेलिंग देखने के लिए मिलती है, और एक अलार्ड। ठीक है, अब ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई फौजे खास। अब इस फौजे खास में भी हमें तीनों टुकड़ियां देखने के लिए मिलेगी, मतलब आपकी पैदल टुकड़ी, घुड़सवार टुकड़ी और आपकी तोपखाना वाली टुकड़ी। जैसे मैंने आपको फौजे आम बताया, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जब क्लास को शुरू किया तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे फौजे आम पढ़ा था और हमने देखा कि फौजे आम के ये 3 डिवीजन हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। फौज ए बेकवायद, ये तो वैसे भी अनियमित सेना हुआ करती थी, जो कि रणजीत सिंह जरूरत पड़ने पर मीसलदारों से और घोड़चढ़ा खास एक इनका डिवीजन हुआ करता था। अब उसी प्रकार से जैसे हमने फौज ए आम में देखा स्टूडेंट्स, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो फौज ए खास है, ये जो आपकी फौज ए खास है, इसके भी डिवीजन हमको देखने के लिए मिलेंगे, वही 3 डिवीजन हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 डिवीजन में सबसे पहले आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो पैदल टुकड़ी होती थी, पैदल टुकड़ी आपको पता ही है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इन्फेंट्री, इसको हेड कर रहे थे आपके वेंचुरा, जनरल वेंचुरा का नाम जो था, जो हमने देखा था, ये पैदल टुकड़ी को मेनली लीड कर रहे थे। और 2 पैदल दस्ते भी थे, 2 पैदल दस्ते हुआ करते थे, जो कि जिनको लीड किया जाता था देवा सिंह के द्वारा, और एक श्याम सोता का नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देवा सिंह और श्याम सोता। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 2 पैदल दस्ते, देवा सिंह प्लस श्याम सोता। तो बहुत सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स की जैसे हमने देखा कि फौजे आम में 3 डिविजन्स थे, वैसे ही जो विशेष मॉडल ब्रिगेड के रूप में जिसे विकसित किया गया फौजे खास, उसके भी 3 डिविजन हो जाएंगे। पहला डिवीजन हो जाएगा पैदल टुकड़ी, पैदल टुकड़ी का मेन लीडर कौन था, वेंचुरा था, और 2 पैदल दस्ते भी हुआ करते थे जिनको लीड किया जाता था देवा सिंह और श्याम सोता के द्वारा। ये तो हो गई पहला डिवीजन जो कि हो जाएगा हमारा पैदल टुकड़ी का। दूसरा अगर मैं बोलूं तो दूसरा हो जाएगा ऑब्वियसली आपकी घुड़सवार टुकड़ी, घुड़सवार यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैवेलरी। कैवेलरी थी अलार्ड के अंडर में, किसके अंडर में थी स्टूडेंट्स, कैवेलरी। याद रखेंगे कैवेलरी किसके अंडर में हो जाएगी, तो घुड़सवार टुकड़ी अलार्ड के अंडर में हो जाएगी। वैसे ही इन दोनों ने ही मिलके खास तौर पे फौज एक खास का गठन किया था। एक आ जाएगा तोपखाना यानी आर्टिलरी, इसे देखेंगे स्टूडेंट्स इलाही बख्श, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सी वाले में हम क्या देखेंगे, तो सी वाले में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, सी वाले में आप लोग क्या लिखेंगे कि तोपखाने का प्रभारी कौन हुआ करता था, तोपखाने
का प्रभारी, तोपखाने का प्रभारी, दैट मीन्स तोपखाना मतलब आपको पता ही है कैवलरी या आर्टिलरी, कैवलरी नहीं सॉरी, कैनन्स, कैनन्स या आर्टिलरी, ये किसके अंडर में था? इलाही बख्श, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इलाही बख्श। इसके लिए इंग्लिश में स्टूडेंट्स एक वर्ड यूज होता है, द कॉर्प्स ऑफ इलाही बख्श। क्या वर्ड यूज होता है? द कॉर्प्स ऑफ इलाही बख्श। तो ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट रणजीत सिंह का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। फौजे आम, फौजे खास अच्छे से बता दिया, फौजे खास के अंडर में कौन कौन था, कौन कौन प्रभारी था यानी हेड था, वो भी मैंने आपको बता दिया। और तोपखाना ए फीली, तोपखाना ए अस्पी, ये सब क्या होते थे वो भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 21 जनवरी से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, 21 जनवरी 2025 से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, लक्ष्य जेआरएफ बैच। अगर आप लोग जून 2025 यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहना है सेशन के साथ। अभी हम और डिटेल्स देखने वाले हैं रणजीत सिंह पे। स्टूडेंट्स हमारे बैच में आप लोगों को प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेंगी, 80% ऑफ द क्लासेस लाइव होंगी, कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। स्टूडेंट्स पेपर 1 में 150 प्लस घंटे और पेपर 2 में 250 प्लस घंटे, इनफैक्ट 250 से भी ज्यादा, लगभग जो हमने लास्ट कोर्स भी कवर किया था तो वो 400 घंटों का कोर्स हमने कवर किया था स्टूडेंट्स। तो आप निश्चिंत रहिए, टाइम के साथ कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं आएगा, बहुत आराम से सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मेरे द्वारा 10 की 10 यूनिट कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, क्लास पीडीएफ प्रॉपर, जैसे मेरे समझाने का पैटर्न तो आप लोग जानते ही हैं स्टूडेंट्स, तो उसी तरीके से प्रिंटेड और हैंड रिटन दोनों तरीकों से हम पढ़ेंगे। बैच आप लोगों को परचेज करना है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पीडीएफ में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे। स्टेप 1 है यूजीसी नेट जेआरएफ में जाना है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि पेपर 1 और 2 का कॉम्बो बैच खरीदना है या सिर्फ पेपर 2 हिस्ट्री खरीदना है, वो आप लोगों के ऊपर है। और फिर आप लोग स्टूडेंट्स प्राइम लेना चाहते हैं या स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करके और कोर्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं। प्राइम और स्टैंडर्ड के बीच जो क्या डिफरेंसेस है हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ये पीडीएफ जब मैं टेलीग्राम पे डालूंगी तो आपको और डिटेल में सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी, और एप्लीकेशन में भी सारी चीजें जो है वो गिवन है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स हमारा सपोर्ट नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके एनी टाइम कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं 10 की 10 यूनिट तो जल्दी से स्टूडेंट्स कोर्स ले लीजिए, क्योंकि 21 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। रणजीत सिंह के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर कौन कौन सी लाइंस किस किस के द्वारा बोली गई है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो उसे अब हम कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि आपके कथन है, कथन। तो रणजीत सिंह का जो सैन्य प्रशासन है उसके द्वारा कौन कौन से कथन बोले गए हैं, तो पहला कथन जो हमको देखने के लिए मिलता है, 1838 में ऑकलैंड जब दौरे पे गया था स्टूडेंट्स पंजाब के, तो उसने रणजीत सिंह की सेना को सबसे बेहतर सेना कहा था। याद रखेंगे कि ऑकलैंड ने, किसने स्टूडेंट्स? ऑकलैंड ने। तो याद रखेंगे ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की सेना को सबसे बेहतरीन सेना कहा था दुनिया की। और स्टूडेंट्स कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बाद अगर पूरे एशिया में दूसरे सबसे बेहतरीन आर्मी थी तो वो थी रणजीत सिंह की। तो ये सारे कथन जो है रणजीत सिंह की सेना के लिए यूज किए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के बाद उसकी सेना एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज मानी जाती थी। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के बाद उसकी सेना एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज जो है वो मानी जाती थी। अब स्टूडेंट्स हंटर ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कथन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं बनती। तो यहाँ पर ये फैक्ट्स अगर आप लोगों को बनेंगे तो आप लोग रेस में आगे जाके जेआरएफ तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो हंटर ने क्या कहा है स्टूडेंट्स, रणजीत सिंह आर्मी वॉज अनमैच्ड आफ्टर ओलिवर क्रोमवेल आयरन साइड्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी एंड रिलीजियस जील।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, बेसिकली क्या है कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप लोग के इसमें है नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक यूरोपियन ओलिवर क्रॉमवेल का नाम आता है। ओलिवर क्रॉमवेल ने एक बहुत ही बेहतरीन सेना को खड़ा किया था और उसने अपनी सेना का नाम दिया था आयरन साइड्स। क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स? आयरन साइड्स, हिंदी में लौह सैनिक। तो हंटर ने कहा कि भाई जैसी ओलिवर की सेना थी आयरन साइड्स, ठीक है, वैसे ही रणजीत सिंह की सेना थी किन मामलों में? स्थिरता और धार्मिक जोश के मामले में। जैसे कि आपको मालूम है कि रणजीत सिंह जो थे स्टूडेंट्स वो एक सिख थे, है ना, और सिखों का जो धार्मिक जोश था वो अलग ही लेवल पर होता था। तो हंटर ने कहा कि जैसे ओलिवर क्रॉमवेल की आयरन साइड्स के लौह सैनिक जैसे रहते थे, बिल्कुल लोहे के समान इतने मजबूत, वैसे ही रणजीत सिंह की भी सेना रहा करती थी। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? हंटर ने कहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको सेकेंड पॉइंट के रूप में। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है किसका? आरसी बोटालिया का। तो स्टूडेंट्स ब्रिगेडियर आरसी बोटालिया की एक बहुत फेमस बुक है, उस बुक का नाम है द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिलरी इन इंडिया। क्या नाम है स्टूडेंट्स उनकी बुक का? द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिलरी इन इंडिया। क्या नाम हो जाएगा? द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिलरी इन इंडिया। इस बुक में आप लोगों को याद रखना है कि ब्रिगेडियर आरसी बोटालिया ने क्या लिखा कि मुगलों, मराठों और सिखों में से केवल रणजीत सिंह ही थे जो नियमित रूप से अपने सैनिकों का औपचारिक निरीक्षण करते थे, जिसमें सभी प्रकार की तोपों की फायरिंग भी शामिल थी। तो सोचिए स्टूडेंट्स कितना बढ़िया स्टेटमेंट जो है वो बोटालिया ने अपनी बुक में कहा है। पहली बात तो ये बुक एंड ऑथर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि आरसी बोटालिया की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो याद रखना ये है द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिलरी इन इंडिया। इसमें आरसी बोटालिया कहते हैं कि रणजीत सिंह जो थे वो उनकी सेना में जो हम कहते हैं ना अनुशासन यानी प्रॉपर डिसिप्लिन होना, प्रॉपर आर्मी में डिसिप्लिन होना, प्रॉपर निरीक्षण करना, निरीक्षण मतलब प्रॉपर पूरा सुपरविजन करना, इंस्पेक्शन करना टाइम टू टाइम, इवन स्टूडेंट्स तोपों को, बंदूकों को पूरा चला के देखा जाता था कि सही से चल रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बोटालिया ने बताई अपनी पुस्तक में और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मोगल्स, मराठास और सिख्स को अगर हम कंपेयर करें तो केवल और केवल रणजीत सिंह ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो कि अपने पूरे ट्रूप्स का इंस्पेक्शन किया करते थे, निरीक्षण किया करते थे, ये भी देखा करते थे कि सारी बंदूकें सही से चल रही है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है हमारा रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन। और चलिए कुछ मॉडल एमसीक्यूज हम यहाँ से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें बन रहे हैं कि नहीं। ओके, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। So question number 1 is now visible on your screen. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया है रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रणजीत सिंह। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन को अगर हम देखें तो कौन सा कथन गलत है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला कथन है रणजीत सिंह द्वारा तोपखाना एक खास नामक विभाग का गठन किया था जिसका नेतृत्व मियां गौश खान के द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट्स तोपखाना एक खास, तो यहां पर आप देखेंगे अगर तो हमने बहुत अच्छे तरीके से तोपखाना एक खास की बात की थी। हमने पढ़ा कि तोपखाना एक खास जो है वो मियां गौस खान के नेतृत्व में ही बनाया गया था। तो आप लोग क्लियर कट तरीके से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की पहला जो कथन है, ठीक है, पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है क्योंकि तोपखाना एक खास जो डिपार्टमेंट था रणजीत ने बनाया था मियां गौस खान के अंडर में। 1822 में वेंचुरा और अलाड में एक स्पेशल मॉडल आर्मी फौजें खास बनाई। अब स्टूडेंट्स ये कथन जो है ये आपका गलत है क्योंकि 1824 नहीं, हमने पढ़ा 1822। ठीक है, हमने ईयर पढ़ा, मैंने आपको ईयर साफ तरीके से लिखकर बताया कि 1822 में फौजें खास बनाया गया था जो कि एक फ्रेंच लीजन था, वेंचुरा और अलाड के द्वारा बनाया गया था, जबकि यहाँ पे 1824 लिखा है। गलत कथन निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी। बाकी कथन तो सही ही होंगे। वेंचुरा
ठीक है, वेंचुरा को पैदल, हाँ बिल्कुल हमने पढ़ा। अलार्ड को घुड़सवारी, ठीक है ये भी हमने पढ़ा। और इलाही बख्श को तोपखाने का प्रभारी बनाया गया, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया भी था कि इलाही बख्श की आर्टिलरी को कॉर्प्स ऑफ इलाही बख्श भी कहा जाता था, कि इतना फेमस था इनकी जो ये तोपखाने को ये जो लीड कर रहे थे, इतना ज्यादा फेमस था। 1838 में ऑकलैंड ने सबसे ब्यूटीफुल आर्मी कही हरि सिंह की कैवलरी को। तो स्टूडेंट्स, हरि सिंह नलवा जो था वो रणजीत सिंह के टाइम का ही बहुत फेमस नायक माना जाता था। तो बिल्कुल ये बात भी सही है कि 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड आए थे और उन्होंने सबसे बेहतरीन सेना कहा था रणजीत सिंह की सेना को, और उसमें जो हरि सिंह, जिसका पूरा नाम था हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा की कैवलरी को सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर आर्मी कहा था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन बन रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि 1824 नहीं होगा, 1822 होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह जंग, जफर जंग और नश्तर जंग आर। फतेह जंग, जफर जंग और नश्तर जंग है, ये क्या है? तो रणजीत सिंह के सेनापतियों के नाम है, रणजीत सिंह के समय की प्रसिद्ध तोपों के नाम है, दोनों ए और बी दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी ये चीज अच्छे से कि फतेह जंग की बात करें, जफर जंग की बात करें, नश्तर जंग की बात करें, सूरजमुखी भी मैंने आपको बताया, ये सब क्या है, रणजीत सिंह के टाइम की कैनन्स के नाम है। तो आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा बी, रणजीत सिंह के समय की प्रसिद्ध तोपों के नाम है फतेह जंग, जफर जंग, नश्तर जंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स सूरजमुखी, सूरजमुखी और बिजली, बिजली भी बहुत फेमस तोप रहा करती थी किसके टाइम पे, रणजीत सिंह के टाइम पे। तो याद रखेंगे कि ये सब क्या है, ये सब रणजीत सिंह के समय के तोपों के नाम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आज के। सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर अमंगस्ट दी फॉलोइंग। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा करिए कि गलत युग्म पूछा है कि सही युग्म पूछा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। तो तोपखाना ए फीली, ऊंटों का तोपखाना, गवी तोपखाना, हाथियों का तोपखाना, तोपखाना ए शुतरी, घोड़ों का तोपखाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा है कि गलत कथन का चयन करें। तो पहला जो है तोपखाना ए फीली, तो तोपखाना ए फीली जो था ये तो कैमल्स के द्वारा नहीं, एलिफेंट्स के द्वारा था, तो ये तो गलत है, पहला गलत है। गवी, तो गवी मैंने आपको बताया था बैल यानी बुलक, तो ये भी गलत है आप लोगों का। तोपखाना ए शुतरी, तो शुतरी मैंने आपको कैमल बताया था यानी ऊंट बताया था, तो ये भी गलत है। और घोड़ों का हमने देखा था तोपखाना ए अस्पी, तो गलत युग्म है। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों के ही तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत दिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि गलत कथन, गलत पैर पूछा है, और ये वाला भी आपका गलत है, ये वाला भी आपका गलत है, और ये वाला भी आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई हो तो डेफिनेटली सेशन को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और इस तरीके से अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बैच की डिटेल्स दे चुकी हूँ, सो एनी टाइम आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल की प्लेलिस्ट में रोज़ आप लोगों के लिए डेमो लेक्चर्स जो है वो डाले जा रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन पे ऑलरेडी पहले 2 डेमो लेक्चर्स डल चुके हैं कि किस प्रकार से हम हमारे एप्लीकेशन में आपको पढ़ाया करते हैं। इसके अलावा उन्हीं डेमो लेक्चर्स में कुछ यूनिक टॉपिक्स जैसे फॉर एग्जांपल सूफी आंदोलन, ठीक है, फॉर एग्जांपल शिक्षा का विकास मॉडर्न हिस्ट्री में, इन सब पे हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री के डेमो लेक्चर्स डाल रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यूसली चैनल के साथ जुड़े रहना है, और चाहो तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से कितना डिटेल में हम टॉपिक्स को कवर करते हैं। फाइन, ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग।